हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हिंदी व्याकरण का निबंध लेखन। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ निबंध लेखन, जिसे हम ऐसे कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से उसकी रूपरेखा बनाई जाती है निबंध की, जिससे हमें अच्छे नंबर एग्ज़ाम में मिले। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं निबंध लेखन क्या होता क्या है। ठीक है, निबंध लेखन होता क्या है, एक अच्छे निबंध की विशेषताएं क्या होती हैं, निबंध की रूपरेखा कैसे बनाई जाती है, एक अच्छे निबंध का नमूना किस तरह से तैयार किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या है, किस तरह से है। पहले हम देख लेते हैं निबंध की परिभाषा। ठीक है, निबंध की परिभाषा क्या है। अपने मानसिक भाव या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अपने जो मानसिक भाव, हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, उनको संक्षिप्त ढंग से यानी कि छोटे तरीके से लिखना, नियंत्रित ढंग से कंट्रोल में लिखना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, निबंध कहते हैं। ठीक है, अपने मानसिक विचारों को, भावों को संक्षिप्त रूप से लिखना है, क्या कहते हैं हम, निबंध कहते हैं। आगे देखते हैं निबंध के अंग कितने होते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ एन ऐसे। निबंध के निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 है शीर्षक, नंबर 2 है प्रस्तावना, नंबर 3 है विषय विस्तार, उसके बाद उपसंहार। ठीक है, ये सब टॉपिक हमें अपने निबंध में ऐड करना है। ठीक है, स्टार्टिंग हमें शीर्षक से करना है, तो हम पहले शीर्षक देख लेते हैं, शीर्षक कैसे होता है। ठीक है, शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, जो हमारा टॉपिक है वो आकर्षक होना चाहिए, ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो। यानी कि जो हमारा टीचर है वो जब हमारी कॉपी को देखे तो उसे उत्सुकता लगे, यानी एक्साइटमेंट लगे कि हाँ मैं इस निबंध को पढूं। ठीक है, परंतु यदि आप परीक्षा में बैठे हैं तो आपको शीर्षक पहले से ही दिया गया होगा। कभी कभी हमें शीर्षक पहले से ही दिया जाता है, तो हमें उसी शीर्षक के आधार पर हमें निबंध लिखना रहता है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रस्तावना। निबंध की श्रेष्ठता ही वह नींव होती है जिसमें भूमिका भी कहा जाता है। यानी कि प्रस्तावना को हम भूमिका भी कहते हैं, यानी कि स्टार्टिंग हमें किस तरह से करना है वो सारी चीज़ें प्रस्तावना के अंदर हमें ऐड करनी रहती है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से हमें निबंध लिखना जिससे वो आकर्षित लगे। भूमि और इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमें निबंध इतना लंबा बड़ा नहीं लिखना है। भूमिका इस प्रकार की जाए कि विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, यानी किस तरह से हमें विषय वस्तु लिखना, यानी कि जो टॉपिक हमें दिया गया है उसकी झलक हमें उस निबंध में दिखाई पड़े, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। यानी कि जो हमारा अध्यापक है वो उसे प्रेरित हो सके, यानी कि देखकर उसे रहा ना जाए हमारा निबंध पढ़े बिना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। निबंध की शुरुआत किसी सूक्ति, श्लोक या किसी उदाहरण से करनी चाहिए। यानी कि हमें जब भी निबंध स्टार्ट करें तो हमें कोई सूक्ति या श्लोक या कोई पोयम, इस तरह के कोई कार्य जो आपने कभी किया हो, इस तरह के उस विचारों को आपको ऐड करना है। कोई गीत आपको इस तरह से ऐड करना है कि वो चीज़ें अच्छी प्रभाव पादक पंक्तियों का प्रयोग परीक्षक का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिले। यानी कि पंक्तियों को हमें अच्छे तरीके से लिखना है जिससे कि आपको अच्छे नंबर एग्ज़ाम में प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं विषय विस्तार क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें 3 से 4 अनुच्छेद में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। यानी कि विभिन्न जो पहलू हैं उस पर विचार हमें अपने लिखने हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जा सकता है, यानी कि अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग अपने विचार लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यह निबंध का सर्वप्रमुख अंश होता है। जो विषय विस्तार होता है बच्चों, ये निबंध का सर्वप्रमुख अंक होता है, यानी कि मेन पॉइंट यही होता है। इसका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक होता है, यानी कि अच्छे ढंग से अपनी बातों को आप लिख सकते हैं इसमें। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। जब कोई निबंध लिखना हो तो रफ लिख लेना चाहिए, यानी कि हमें रफ लिख लेना चाहिए। फिर पहले क्या बताना है, किस तरह से हमें उस तरह पैराग्राफ सेट करना, उन सारी चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए। घर पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए हमें निबंध लिखने की, जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से बच्चों लिख सकें। ठीक है, उसके टॉपिक को, अनावश्यक बातों को उसमें ऐड ना करें, जो टॉपिक से रिलेटेड है वन्ही बातों को ऐड करना चाहिए हमें निबंध में।
उपसंहार के बारे में जान लेते हैं हम लोग, ये कैसा होता है। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है बच्चों, ठीक है, ये अंत में समापन में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों का सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है, यानी कि हमने क्या सीखा वो सारी चीज़ें हमें इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है, यानी कि हमें क्या संदेश देना है इस निबंध के जरिए, इस टॉपिक के जरिए, तो हम ये लिख सकते हैं। उपदेश, दूसरों के विचारों को उद्धत कर, लिख कर या कविता की पंक्तियों के माध्यम से निबंध समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, एक निबंध आपको लिख कर बताऊंगी किस तरह से लिखा जाता है, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से हमें समापन करना है, किस तरह से इसका स्टार्टिंग करना है, प्रस्तावना लिखना है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। किस तरह से हमें कविता का ऐड करना है, उपदेश विचारों को किस तरह से ऐड करना है अपने निबंध में, तो हमारे निबंध बहुत ही रोचक, बहुत ही आकर्षित लगेगा बच्चों, ठीक है। देखते हैं आगे। वर्णनात्मक निबंध के प्रकार हैं बच्चों। किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहलाता है, ठीक है बच्चों। किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन करते हैं वो क्या कहलाता है, वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। ये निबंध स्थान, दृश्य, परिस्थितियों, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं, ठीक है। इस तरह के निबंध जो होते हैं ये स्थान, दृश्य, परिस्थितियाँ या व्यक्ति है या वस्तु है, उसको उन सब चीज़ों को आधार बनाकर लिखा जाता है। कौन से निबंध, वर्णनात्मक निबंध, ठीक है। जो सजीव और निर्जीव पदार्थ का वर्णन करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। आगे हम देखते हैं इस तरह से इसके भेद हैं, ये निबंध के किस तरह के हैं, देखते हैं आगे। दूसरा है टॉपिक विवरणात्मक निबंध, ठीक है, सॉरी, विवरणात्मक निबंध किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। जैसे यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, स्मरण आदि का विवरण इसमें लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। इस तरह के निबंध में क्या क्या लिखा जाता है बच्चों, यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, स्मरण आदि का विवरण इसमें लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। आगे हम देखते हैं किस तरह के निबंध और भी हैं। दूसरा है विचारात्मक निबंध, ठीक है बच्चों, सुना होगा ना आप लोगों ने। विचारात्मक निबंध किसी दोष, गुण, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। किसी निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता, इसमें केवल कल्पना और चिंता शक्ति के काम से लिया जाता है, यानी इसमें देखा सुना नहीं बात लिखी जाती बल्कि कल्पना से ली गई बात लिखी जाती है। विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकारों से अधिक श्रम साध्य होता है, इसलिए विशेषकर बहुत ही रुचिकर होता है, बहुत ही अच्छा होता है ये विचारात्मक निबंध। आगे हम देखते हैं किस तरह से निबंध हमें लिखना है, बनाना है, हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है निबंध में, वो देख लेते हैं, ठीक है। निबंध की रूपरेखा देख लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे भूमिका से, भूमिका या प्रस्तावना से, उसके बाद अर्थ लिखेंगे उसका, उसके बाद महत्व लिखेंगे, उसके बाद प्रभाव लिखेंगे, उसके बाद कोई भी टॉपिक ऐसे ले लेते हैं हम लोग, हानि लिखेंगे, लाभ लिखेंगे, उपाय लिखेंगे, उसके बाद उपसंहार लिखें। इस तरह से उसका समाप्त करें। ये सब हेडिंग हमें ऐड करनी है, ठीक है बच्चों। अब एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि हमने लिया विज्ञान वरदान या अवसरा, दूसरा टॉपिक लिया बेटी बचाओ या बेटी बढ़ाओ। तो पहला टॉपिक जो हमने लिया है बच्चों, भूमिका प्रस्तावना किया है हमने विज्ञान वरदान या अभिश्राप में। तो हमें पहले भूमिका लिखनी है, विज्ञान वरदान है, अभिश्राप उसके बारे में लिखना है, विज्ञान का अर्थ लिखना है, विज्ञान का महत्व लिखना है बच्चों। उसके बाद उसके प्रभाव लिखने हैं, किसके, विज्ञान के प्रभाव लिखने हैं। उसके लाभ, होने वाले लाभ क्या क्या हमें प्राप्त हो रहे हैं, विज्ञान की हानियाँ, क्या क्या हानियाँ हो रही हैं उससे, उपाय हमें लिखने, हानियाँ हो रही तो उसके उपाय भी होंगे वो लिखने। उसके बाद उपसंहार से हमें इस तरह से समाप्त करना है। तो इस तरह से हमने 8 हेडिंग के द्वारा निबंध को समाप्त किया, ठीक है। आगे देखते हैं बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, ठीक है। कहीं कहीं पे हम कम टॉपिक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं 8 लिखना है तो 8 ही लिखना है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ में भूमिका प्रस्तावना हम लिखेंगे, उसके बाद उसका महत्व लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका प्रभाव क्या क्या है हमारे देश में, उससे लाभ क्या हो रहे हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ से, उससे हानि तो होगी नहीं इसलिए हानि को हम छोड़ देंगे। और उसके बाद उपसंहार उपाय ऐसा उसको छोड़ देंगे हम, तो उपसंहार लिखकर उसका समापन करेंगे, ठीक है। तो 6 टॉपिक में हम अपने निबंध का समापन करेंगे। तो आपने देखा समझा अपने बच्चों। तो आपको मैं एक निबंध लिख के बताती हूँ।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर निबंध बताऊंगी मैं आपको किस तरह से लिखना है। तो आपने ये टॉपिक सुना ही होगा बच्चों, बहुत ही फेमस टॉपिक है और अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। इसलिए मैं इसी पर निबंध लिखना आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं भूमिका से। पृथ्वी पर मानव जाति का अस्तित्व आदमी और औरत दोनों ही समान भागीदार के बिना संभव नहीं होता है। दोनों ही पृथ्वी पर मानव जाति के अस्तित्व के साथ साथ किसी भी देश के विकास के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। सबसे बड़ा अपराध कन्या भ्रूण हत्या है, जिसमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लिंग परीक्षण के बाद लड़कियों को मां के गर्भ से ही मार दिया जाता है। सुना ही होगा बच्चों, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा समाज में किस तरह से भ्रूण हत्या हो रही है। लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूक अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है जिसका अर्थ होता है कन्या शिशु को बचाओ और उन्हें शिक्षित करो। इस योजना को भारतीय सरकार के द्वारा 22 जनवरी 1915 को कन्या शिशु के रूप में जागरूक का निर्माण करने के लिए, महिला और कल्याण में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। समझा आप लोगों ने किस तरह से ये योजना शुरू की गई थी। तो हमें उस योजना के बारे में लिखना है, कौन सी डेट थी, कौन से सन में ये योजना शुरू की गई थी। महिला और शिशु कन्या के लिए किस तरह से हमारा समाज में जागरूक किया जाए लोगों को, ये सारी चीज़ें इस अभियान के द्वारा समझाई जा रही है। तो इस निबंध में आप इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की आवश्यकता क्यों है हमारे समाज में, ये देख लेते हैं। बेटी किसी भी क्षेत्र में लड़कों की तुलना से कम सक्षम नहीं होती है और लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक आज्ञाकारी, कम हिंसक और अभियानी साबित होती हैं। लड़कियां अपने माता पिता की और उनके कार्यों की अधिक परवाह करने वाली होती हैं। एक महिला अपने जीवन में माता, पत्नी, बेटी, बहन की भूमिका निभाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बेटी के बारे में बताया गया है कि बेटियाँ किसी से कम नहीं होती, लड़कों से कम नहीं होती हैं। वो बहुत ही आज्ञाकारी होती हैं और अभिमानी नहीं होती हैं और हमेशा वो अपने माता पिता की परवाह करती हैं। एक बेटी जो होती है वो कभी माता बनती है, कभी पत्नी बनती है, कभी बेटी बनती है, कभी बहन, इस तरह से समाज में भूमिका अदा करती है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, उद्देश्य देख लेते हैं बेटा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है। इस मिशन का मूल उद्देश्य समाज में पनपते लिंग असंतुलन को नियंत्रित करना है। इस अभियान के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। यह अभियान हमारे घर की बहू बेटियों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध एक संघर्ष है। इस अभियान के द्वारा समाज में लड़कियों को समान अधिकार दिलाए जाए, समाज में लड़कियों को समान अधिकार दिलाया जाए पुरुष प्रधान समाज में। इसलिए यह अभियान चलाया गया कि जो कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई जाए। बहुओं को, बेटियों को इस अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर रही हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि समाज में इस तरफ करना अपराध है। तो इस तरह से ये अभियान चलाया गया। इसका ये उद्देश्य है कि लोग जागरूक हों, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग, उसके बाद उपसंहार, इसका समापन करते हैं, किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को कन्या शिशु बचाओ के साथ साथ इसका समाज में स्तर सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। लड़कियों को उनके माता पिता द्वारा लड़कों के समान समझना चाहिए और उन्हें सभी कार्य क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। हमें लड़कियों को कभी कम नहीं समझना चाहिए बच्चों। लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। इस समाज के स्तर को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हमने समझा कि इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से निबंध हमने समझाया है और इस तरह से किस तरह से समापन हमने किया है वो सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब लास्ट में हम लोग श्लोक या कुछ इस तरह से गीत मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने डाला है, हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी मैं, अग्नि में जल कर भी जी जाऊंगी। बेटियों के ऊपर है बेटा, तो इस तरह से स्लोगन आप लिख सकते हैं कि हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी मैं, अग्नि में जल कर भी जी जाऊंगी। आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं इस तरह का स्लोगन या लास्ट में भी लिखकर उसका समापन कर सकते हैं निबंध का। दूसरा स्लोगन भी मैं बता देती हूँ। इस तरह से मैं 3-4 स्लोगन लेके आई हूँ आपके लिए। चंद लोगों की पुकार सुन ली, चंद लोगों की पुकार सुन ली, मेरी पुकार ना सुनी। बेटियों के ऊपर है कि चंद लोगों की पुकार सुन ली, मेरी पुकार ना सुनी। ये दूसरा स्लोगन है। दूसरा एक स्लोगन और बताती हूँ आपको मैं, थर्ड स्लोगन क्या है।
मैं बोझ नहीं भविष्य हूँ, मैं बोझ नहीं भविष्य हूँ, बेटा नहीं पर बेटी हूँ। ये स्लोगन बहुत ही अच्छा है कि मैं बोझ नहीं भविष्य हूँ, बेटा नहीं बेटी हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।